हाँ जी। सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। क्या हाल है? सब बढ़िया भाई। सजिता, प्रवीण, गुड मॉर्निंग। काजल, निशा, जूही, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? सब बढ़िया। प्रॉपर एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा, क्या मेरा साउंड ठीक आ रहा है अब तक? कोई इशू तो नहीं? सोमनाथ मलिक, हेलो जी। कल भी कंजंक्शन का प्रैक्टिस करवाया था, किया था? किस किस ने किया था ये बताओ आज। कल हमारा क्लास थोड़ा लेट हो गया था, पर हाँ हुआ था। हाफ एन आवर का ही हुआ, पर हुआ तो था। राइट। किया था, वेरी गुड, ऑल ओके, ऑल सेट। वेरी नाइस। किया था मैम, अच्छी बात। चलिए आज फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़े से इजी क्वेश्चन है और आप करेंगे फिर मैं बताऊंगी। डेट स्टोर हैड नोट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। 10 सेकेंड आपको दी जाएगी, लेकिन बस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद नहीं। डेट स्टोर हैड नोट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। आपको पता होना चाहिए बेटा जी, इतनी बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आते। दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते हो आप। अब यहां पर मैम कौन से नेगेटिव वर्ड हैं? दो है ना। हार्डली कैसा वर्ड है? हार्डली मुश्किल से नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। और नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, पर हमें प्लस नहीं बनाना। हमें सेंस की फीलिंग, सेंटेंस की फीलिंग नेगेटिव ही रखनी है। एक तो यहाँ पर हार्डली हमारा नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। और एक हमने इसके आगे नोट लगा रखा, हैड नोट। एक यहाँ पर नोट नेगेटिव वर्ड हो गया। तो बच्चे दो नेगेटिव वर्ड तो आते ही नहीं है, फिर क्या करें? एक हटा देते हैं। हार्डली हटाएं या नोट हटाएं? बोलिए। नोट हटाऊं या हार्डली हटाऊं? हार्डली मत हटाना, नोट हटाना। कभी सोचो हम हार्डली हटा देते हैं। That store had not hardly any of those goods. That store had hardly any of those goods. ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। That the period between 1980 to 1990 was very significant in my life. The period between 1980 टू 1990 का जो पीरियड था वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। चलिए बताइएगा। 10 सेकेंड आपके पास, 10 सेकेंड से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। वेरी नाइस काजल। देखो भाई, दो पेयरिंग हमने सीखी है। एक तो बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो। और दो को कनेक्ट करने के लिए एक ये है भाई साहब और एक ये। आपको पता है दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंड का। इसी तरह एक और पेयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दो। और अगर दो चीजों को कनेक्ट करना है तो किसका यूज करते हैं? एंड का। तो ध्यान रखिए, बिटवीन और बोथ के साथ जिस कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है वो एंड होता है। और हमने यहां पर क्या करा? द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। तो देखो, हाँ, फ्रॉम का पेयरिंग कैसे होता है? टू से, क्योंकि फ्रॉम ओरिजिन को कहता है और टू डेस्टिनेशन को। पर बेटा यहाँ पर फ्रॉम नहीं था, बिटवीन था।
तो बिटवीन था तो मैं टू की जगह पर रिमूव करके क्या कर दूंगी, एंड कर दूंगी। क्लियर जी। अगला क्वेश्चन दे, अगला सवाल। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। आपको पता होना चाहिए भाई। देखो एक तो होता है हमारा बट नाम का कंजंक्शन, एक होता है एंड नाम का कंजंक्शन। आपको दोनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो तो बात ठीक है, पर एंड का प्रयोग प्लस प्लस को ज्वाइन करने के लिए या माइनस माइनस को, मतलब यहां पर भी जो हमारा वर्ड है मान लो एडजेक्टिव है, दैट शुड बी पॉजिटिव, और इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि सिमिलर काइंड को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी एडवर्सिटी को दर्शाने वाला है ना, कैसा कैसा कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला बेटा। कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, राइट, या इधर माइनस तो इधर प्लस। क्लियर जी। देखिए शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, बट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होना भी पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चीजों को आप बट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एंड से कनेक्ट करना चाहिए। एम आई राइट। बट्स नहीं आएगा, एंड आएगा, ठीक है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। या फिर या तो किसी पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है, या तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, करके बताइएगा मुझे। नो सूनर हैड रंजीत, लक्ष्य, वेरी नाइस, करिए। नो एरर है जी, कोई गलती नहीं। किसी किसी को नो एरर भी लग रहा है। बेटा देखिए नो सूनर हमेशा चेक करिए, कुछ जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या चेक करोगे उसके बाद, उस एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब को चेक करिएगा। अगर नहीं है तो लगानी पड़ेगी, आएगी, ठीक है। तो एडवर्ब के बाद इन्वर्जन फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, इन्वर्जन। तो आप इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, इसे इन्वर्जन कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, देखिए हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया इन्वर्जन, तो V3 बिल्कुल ठीक है। पहली चीज तो ये चेक करनी है। दूसरी बेटा नो सूनर का पेयर देन होता है, पर देन की स्पेलिंग दो होते हैं, एक THEN एक THAN। ये कंपैरिजन शो करता है, कंपैरेटिव डिग्री शो करता है, इसका मतलब तब है। देन हमारा कंपैरिजन शो करता है, और हमें यहां पर कंपैरिजन ही करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, scarcely had I arrived then the train left, करिए। बहुत बढ़िया, करिए जल्दी जल्दी। देखो अब हमने तीन एडवर्ब देखी, हार्डली कल भी डिस्कस किया था हमने, है ना। देखो ये बहुत बार पूछी जाते हैं। इन ये सब कैसी हैं, एडवर्ब ऑफ, ये क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनका कंजंक्शन कौन सा होता है, टाइम वाला ही होगा, जो कि व्हेन होता है, देन नहीं होता। अब देखिए स्केर्सली के बाद हम चेक करिए, ये एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट, ये तो ठीक है, एक तो एरर नहीं है, पर इसकी पेयरिंग गलत है। स्केर्सली का पेयरिंग क्या होता है, देन नहीं होता, देन को रिप्लेस करके मैं क्या लगा दूं, व्हेन लगा दूं। इज इट क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अनलेस यू डू नॉट गिव द, अगर तुम दरवाजे की कीज नहीं दोगे तो तुम्हें उड़ा देंगे, ऐसा कुछ। क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा दो नेगेटिव वर्ड
एक साथ नहीं आते यार, एक साथ नहीं आते। और अगर दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते तो इस बात का ध्यान रखिए कि नहीं आते, कहीं पर हैं तो नहीं। अब आप कहेंगे मैम यहां पर कौन सा वर्ड नेगेटिव है? अनलेस क्या है? अनलेस का मतलब कल भी हमने डिस्कस किया था, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। क्या होता है? इफ नॉट। तो बच्चे अगर मैं अनलेस की जगह पर इफ नॉट लगा दूं तो एक नेगेटिव वर्ड तो इसमें हो गया और एक नेगेटिव वर्ड इसमें हो गया, तो ये तो दो नेगेटिव वर्ड हो गए। फिर क्या करें मैम? एक काम करते हैं, इस नोट को हटा देते हैं। क्या सिर्फ इस नोट को हटा देने से काम चल जाएगा? नोट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आंसर गलत है आपका कि नोट हटा दो, नोट हटा दो। बेटे नोट हटा दूं या डू भी हटा दूं? आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू और डज आता ही कब है? ये अपनी मर्जी से नहीं लाता, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमें नेगेटिव रखना ही नहीं तो फिर डू को भी तो हटाना पड़ेगा ना। नोट नहीं हटाऊंगी मैं, डू भी हटाऊंगी, डू नोट हटाऊंगी। तो यू है, यू के साथ तो प्लूरल लगेगी, यू गेव। अब ठीक है, तो नोट मत बोलिए हटाइए मैम, डू नोट हटाइए। दोनों बातों में अंतर है बेटा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। अगला देखिएगा, नीदर, नीदर का मतलब होता है एक ये है एक ये है, दो हैं, इसमें से जीरो, यही होता है। इधर का मतलब होता है दो हैं, इनमें से एक। पहली बात तो ये, आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। नीदर का मतलब जब जीरो है तो चॉइस नोर होगी ना, और कैसे होगी? और का मतलब तो एक होता है, इधर का पेयरिंग कंजंक्शन और, नीदर के लिए कंजंक्शन नोर का प्रयोग होगा। पहली बात तो यही चेक करिए। दूसरी बात हमें ये भी देखनी होती है, जो वर्ब होती है ऐसे केस में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, कल डिस्कस किया था। अभी यहां पर देखा, आई हैव फाउंड दैट ही नीदर विलिंग नोर कैपेबल। दो तीन चीजें देखनी होती है। यहां पर नीदर विलिंग लिखा, नोर कैपेबल, सही पोजीशनिंग है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ये आगे होता सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता तो वर्ब चेक करनी होती है। दूसरा, नीदर के बाद अगर वर्ब है तो नोर के बाद भी एडजेक्टिव है तो उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके की पेयरिंग भी देखनी पड़ेगी और पेयर तो देखना ही देखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हेन हर सन गोट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। जब उसके लड़के की नौकरी लगी तब वह बहुत खुश थी। देखने में सेंटेंस आपको ठीक लगेगा, किस किस को ठीक लग रहा है? व्हेन हर सन गोट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। देखने में ठीक लगता है, परंतु हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कंजंक्शन का प्रयोग अब आप कभी सुपरफ्लोस नहीं कर सकते, है ना। वाइल क्या होता है? वाइल का प्रयोग कब करते हैं? वाइल क्यों आंसर दे रहे हैं? वाइल का मतलब होता है एक एक्शन कंटिन्यू है तब वाइल यूज करेंगे, वाइल आई एम वर्किंग, ठीक है। तो व्हेन के साथ, बेटे व्हेन के साथ, व्हेन क्या है? टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो व्हेन अगर यूज कर लिया तो देन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता मैम ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक तरीका होता है ऐसे एक सवालों को करने का, अगर कंफ्यूजन होती है तो इसको ऐसे करके देख लो, देन को हटाओ, ऐसे लिख के देखो, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हर सन गोट अ जॉब। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है? उम्मीद तो मुझे ये है कि आप कहेंगे जी मैम ठीक है, राइट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो मैंने क्या किया, देन को रिमूव कर दिया। यहां पर देन जो है एक्स्ट्रा यूज है, एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लोस है, तो इस कंजंक्शन को यूज मत करिए। तो आपको यहाँ पे से देन हटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ लगे तो इसको ऐसे लिख के देख सकते हैं, व्हेन के साथ जो देन है सुपरफ्लोस है। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। करिएगा। The cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing one.
आपने तीन चीजें देखी होंगी, पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ाई हैं। एक तो था एज और सो, ये तो कोई पेयरिंग होती नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन, एज यू सो सेल यू रीप, वो एक फ्रेज है हमारा। इसके अलावा सो और एज का कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और एज का बच्चे ध्यान दीजिए, जहां पर हमें सिमिलैरिटी दिखानी है, सिमिलर दिखाना है ना, तो हम एज का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव चीज में। नेगेटिविटी दिखानी है तो एज, सो एज का यूज करेंगे। अब हमें क्या दिखाना है वो डिपेंड करेगा। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स एग्जिस्टिंग वन। मुझे तो लगता है इक्वालिटी दिखानी है। एग्जिस्टिंग वन, मान लो एग्जिस्टिंग वन है 1,000 रुपए की, तो इसका 10 टाइम्स कितना हो गया, मैथ लगा लो, 10,000। तो अब न्यू मशीन कितने की हो गई, 10,000 की। नए मशीन की कीमत एग्जिस्टिंग पुराने वाली की 10 गुना है, तो बराबर हो गई नहीं हो गई, ये बताओ। सो हाई नहीं, डैट मत यूज करिए बेटा, हमें तो इक्वालिटी दिखानी है, सिमिलैरिटी दिखानी है। सोचिए ना, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, नई मशीन की कीमत पुराने वाली से 10 गुना है, ठीक है। मेरा वेट साजिदा से 2 गुना है, इसका मतलब मेरा और साजिदा का वेट बराबर है ना भाई, 2 गुना करके तो बराबर हो गया। मैं कहूं ये सुमन लिख दूं, यहाँ पे साजिदा लिख दूं, साजिदा का 10 गुना कर दूं, तो मैं बराबर हो गई नहीं हो गई। मैथ्स आता नहीं आता तुम्हें, मैथ्स लगेगा थोड़ा सा मैथ्स है ना। अब यहाँ पर तो इक्वालिटी दर्शा रही हूँ ना मैं, तो इक्वालिटी दर्शा रही हूँ, तो सो एज का कैसे यूज कर सकती हूँ, सो डैट का यूज कैसे कर सकती हूँ। मुझे करना चाहिए एज हाई, कितनी कितनी हाई है, 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन, एज हाई एज एग्जिस्टिंग वन की 10 गुना के बराबर हाई हो गई, बराबर ही तो है, फिर समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। अब उसको बहुत तेज फीवर है और डॉक्टर के ले जाया गया है। कंजंक्शन यूज करना है, सही कंजंक्शन यूज करना है, और नहीं तो फिर नो एरर लगाना है। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एक रीजन है। बच्चे ये देख लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको हमेशा रिजल्ट और रीजन पर डिपेंड करना पड़ेगा। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, आप इसे रीजन मानिए, है भी रीजन, और इसका रिजल्ट क्या है कि उसकी माँ उसे डॉक्टर के ले गई। कारण क्या था, बुखार था, ये रिजल्ट है। बेटे रिजल्ट जब भी हो, मतलब याद करके दिमाग में सेट कर लीजिए, सो या देयरफॉर का आप प्रयोग करते हैं। ये क्या लिख रखा है, एंड दस, ये कंजंक्शन कैसा है, सिंपली सो यूज करिए, इसलिए, या देयरफॉर क्या यूज करेंगे, सिंपली क्या यूज करेंगे, देयरफॉर, है ना। नो एरर क्यों बेटा, एंड दस क्या होता है, और इस तरह से, ये क्या है, रिजल्ट को शो करने के लिए सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कांट पास। अब अधूरी नॉलेज आपसे क्वेश्चन गलत कराएगी और पूरी नॉलेज सही, देखते हैं कौन ठीक कर पाता है। शिवानी जी अभी तो आपके मैसेज आ पा रहे हैं, वेरी गुड साजिदा। और कोई नोट नहीं आएगा मैम, वेरी गुड। अनलेस है मैम, नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, इसे कहते हैं अधूरी नॉलेज। मैंने तुमसे ये कहा कि अनलेस अगर आ गया किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। अरे बुद्धिहीनो, मैंने ये तो कहा ही नहीं, एक बार भी लिखा हो तो दिखा दो। मैंने तो ये कहा कि दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे। भैया नेगेटिव वर्ड्स अगर यहां नेगेटिव होता तो एक साथ नहीं आएंगे। अब वो अगले क्लोज में है तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यहां पर ये नेगेटिव बना रहा है क्या, यू इसका सब्जेक्ट है, ये इसको नेगेटिव बना रहा है, ना कि इसको बना रहा है। सही बात और सही मेरा कहा हुआ वाक्य सुना करो, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते।
मैंने ये नहीं कहा कि उस सेंटेंस में नहीं आते, है ना। उस क्लोज में, अलग अलग क्लोज में तो आ सकते हैं ना, एक क्लोज में नहीं आएंगे, बेसिकली आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये नोट नोट तो रटना बंद करिए, फालतू बात है भैया। ये इस सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव है, मतलब ये अपना क्लोज है और ये अपना क्लोज है, परंतु मुद्दे की बात होती है यहां पर अनलेस, लाइक इफ, यार कंडीशनल वर्ड है ये, कंडीशनल वर्ड, ये कभी भी अपने साथ मॉडल नहीं लेते, मतलब विल शेल इनके साथ यूज नहीं किया जाता, नहीं यूज किया जाता। समझ में आ रही है बात। तो हमें अनलेस यू विल नहीं यूज करना चाहिए। कल भी मैंने कहा था आपको, कहीं भी कंडीशनल वर्ड आपको दिखाई आ जाता है, उसके बाद किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। सिक्वेंसिंग है, टेंस की सिक्वेंसिंग कहते हैं। आगे देखिए, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। अभी 2 मिनट पहले का सवाल है, बिटवीन का पेयर्ड कंजंक्शन क्या होता है? बिटवीन का पेयर्ड कंजंक्शन, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, तो टू की जगह पर एंड का प्रयोग करें। क्लियर जी? बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। कोई गलती है? नहीं है, नो एरर है, बताइएगा जरा। टू और टू का पेयर होता है, एक तो चीज ये समझिए, इतना कि ये हो नहीं सकता। नेगेटिव, नेगेटिव पेयरिंग, टू एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है। ये ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है कि खरीद नहीं सकते, ठीक है। परंतु एक चीज सोचने की है, ये ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है, टू बाय खरीदने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, तो टू बाय इट हम बार बार क्यों यूज कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग इट हियर? टू का यूज नहीं होगा मैम, तो किसका यूज करूं? मुकुल, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय का मतलब होता है इतनी एक्सपेंसिव है कि खरीदना संभव नहीं, है ना। तो इट का प्रयोग एक्चुअली अननेसेसरी है। टू बाय सिंपली आपका काम चल जाएगा, टू बाय इट हमारा लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि टू एक्सपेंसिव टू बाय ड्रेस के बारे में ही बात कर रहा है। हाँ, हम ये हो सकता है टू टू बाय फॉर मी, मेरे लिए इसे खरीदना, मतलब मैं इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। इट नहीं आएगा, आप इट का यूज ना करें सुपर फ्लो से। He was not so well versed in English that we had expected। वह इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। चलिए 10 सेकेंड आपको क्वेश्चन को करने के लिए देते हैं, जल्दी करिएगा। She was not so well versed in English that we had expected। बेटा क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, सो डैट भी होता, इतना ही। वह पढ़ने में इतनी अच्छी है कि कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं, तो सो डैट का यूज करेंगे ताकि रिजल्ट शो कर पाए आप। इतना की, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका इसका मतलब क्या है? रिजल्ट शो कर रहे हैं, कंपैरिजन शो कर रहे हैं। हमने एक्सपेक्ट किया इतना, उसको इंग्लिश आती है इतनी, कंपैरिजन है। कंपैरिजन शो करने के लिए क्या यूज करते हैं?
बताइए क्या यूज करूं, सोच के देखिए। बेटा छोटा और बड़ा हो तो सो एज, इक्वल इक्वल है तो एज के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं हम, है ना। एज टोल एज, सो और एज का प्रयोग हम करते हैं जहां पर हम सिमिलरिटी नहीं देख पाते। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड, दैट नहीं एज। क्लियर जी, आगे देखते हैं। Neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the hospital. अगला क्वेश्चन, कोई तो गड़बड़ होगी। क्या करना है, दो तीन चीजें चेक किया करो जब भी नीदर दिखे। नीदर का पेयरिंग नोर से है, राइट। नीदर के बाद सब्जेक्ट है डॉक्टर, नोर के बाद है नर्सेस, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज चेक करनी है कि जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। ये प्लूरल है, नर्सेस भी प्लूरल है, तो बेटे क्या दिक्कत है, वर्ब रिमूव कर दे, वो आ जाएगा। क्या हो गया तुम्हें रंजीत कुमार जी, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नर्सेज प्लूरल है तो प्लूरल आई है भाई, नो एरर। जबरदस्ती का एरर ढूंढोगे क्या, गलत बात है अगर आप जबरदस्ती एरर ढूंढेंगे, नो एरर। अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड shattered the bus into pieces. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिएगा, 10 सेकेंड, और बहुत होते हैं 10 सेकेंड। हार्डली हैड, अच्छा एक बार जैसे ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, सीधा आपको क्या चेक करना है कि हार्डली के साथ हैड है एक चीज, तो यहाँ पर एरर होने की संभावना। मैं ये कहती हूँ प्रैक्टिस से इंसान क्या सीखता है, कॉन्सेप्ट तो पहले ही सीख के आया होता है, फिर प्रैक्टिस से ऐसा क्या होता है जो उसको और ज्यादा भला होता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर के कहाँ हैं चांसेस क्वेश्चन देने के। तो पहला चांस तो हार्डली के साथ हेल्पिंग वर्ब का है, दूसरा चलो वर्ब का है वो भी ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चांस है हार्डली देखते ही कंजंक्शन जरूर चेक करिए। हो गया गलत, हार्डली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, व्हेन आता है। एम आई राइट बेटा, तो दो तीन चीजें चेक करनी है, हमारा काम हो जाएगा। अगला देखिएगा, she asked me that why I was not preparing for the retakes till he examination। काफी अजीब सेंटेंस है। she asked me that why I was not preparing for the examination, बस इतना ही होने में हमारी ठीक था, नहीं क्या गलती है, ये मैंने हटा दिया ना, इससे एक्स्ट्रा था। आप सीधे लिखे she asked me that why I was not preparing for the examination। नोट नहीं आएगा, कहाँ नोट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा नोट, कोई और नेगेटिव वर्ड है, वेदर लगा दूं, अच्छा ठीक है, डेट को हटा के वेदर लगा दूं, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं। और फिर इसका क्या करूं, आपको ये नहीं पता कि ये भी कनेक्टर है यहां पर, नहीं। शी आस्क्ड मी व्हाई, WH वर्ड, तो मैं अगर डेट का वेदर बना दूं और वाई भी रहने दूं, बेटा जी वो तब होता जब वाई ना होता, तो यहां तो WH वर्ड पहले से है, तो डेट और वाई को एक साथ यूज करोगे, डेट भी कनेक्टर वाई भी कनेक्टर, दोनों एक साथ, भले आदमी है हम तो, मत करिए, डेट का यूज ही मत करिए। क्यों आप वेदर के चक्कर में पड़ रहे हैं, डेट रिमूव कर देना, कनेक्टर तो वाई हमारे पास है ही, ना होता तो समझते, अब जबरदस्ती दो दो कनेक्टर क्यों यूज करने हैं। अगला क्वेश्चन, एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही सेटिस्फाइड विद द शॉट। ये रीटेक्स वाला लास्ट जो क्वेश्चन में आया था यहीं से कॉपी होके आ गया था। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट,
So he always insists on retakes till he satisfied with the show. भैया क्योंकि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है. अब आप कहेंगे मैम ये कंपैरिजन है, एज और सो तो हो नहीं सकता. है ना, ऐसे ही बोलने वाले ना, पर ये कंपैरिजन नहीं है, कारण है. एज कारण भी शो करता है, रीजन. एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, क्योंकि आमिर खान परफेक्शनिस्ट है इसलिए ही ऑलवेज इंसिस्ट. बेटा जब मैंने कारण बता दिया, ये क्या है, रीजन है. ये क्या है, रिजल्ट है. तो वाई वी आर यूजिंग सो अगेन, करके देख लीजिए. यहाँ पे लिखे ही की जगह आमिर खान. आमिर खान ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही सैटिस्फाइड विद द शॉट एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट. करके देख लो. समझ में आई मेरी बात? सो तो जरूरी ही नहीं है भैया. यहाँ रीजन पहले द रीजन और फिर उसके बाद वाई, ये क्या कारण हो, ये क्या मतलब होता है? तो जब मैंने कह दी कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट है इसलिए वो रीटेक लेता है, तो मैं जहां जब एज लगा रही हूं क्योंकि ऐसा है, तो इसलिए क्योंकि और इसलिए दो बार लगाने की जरूरत क्या है? आप करके भी देख सकते हैं. सो को हटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा. सुपरफ्लो से. I don't know if any of the students of our school is going to pay heed to the principal order or not. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी. ज्यादा मुश्किल नहीं है. कभी सोचे मुश्किल है मैम, कोई मुश्किल नहीं है. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चे पहली बात तो ये सोचिए कि हमारा दो कंजक्शन होते हैं, एक तो डैट होता है, एक वेदर होता है. वन सेकेंड प्लीज. हाँ कहाँ थे हम? हाँ, दो कंजंक्शन होते हैं, एक तो डैट और एक वेदर. डैट का प्रयोग पक्के वाली सेंस में करते हैं, सर्टेनिटी के लिए शो होता है. वेदर अनसर्टेनिटी के लिए शो होता है, मतलब अनिश्चितता, जहां पर कुछ भी श्योर नहीं है. तो बेटा जब मैंने कहा आई डोंट नो, तो इसका मतलब पक्का है कि मैं निश्चित तो हूं नहीं, अनसर्टेन हूं, तो मुझे यहाँ पर वेदर का प्रयोग चलेगा. तो इसका मतलब मैम इफ का प्रयोग गलत है? नहीं, इफ भी अनसर्टेनिटी कंजंक्शन है, तो फिर इफ भी रहने देते हैं, वेदर क्यों लगा? दूसरी बात, वेदर का प्रयोग, वेदर का पेयरिंग अगर किसी कंजंक्शन से होता है तो वो और से होता है. तो अगर ऐसा है तो हमें यहां पर वेदर यूज करना होगा, क्योंकि वो हमें चॉइस कहता है. इसका मतलब सिर्फ नोट मत समझिए, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस का नोट लगा रखा है. ठीक है, ये बात समझ में. इफ है हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर ये नहीं होना चाहिए. परंतु अगर और है, अगर कंजंक्शन और का प्रयोग किया गया है तो इफ नहीं आएगा, इफ की जगह पर वेदर का प्रयोग होगा. समझ में आई बात या नहीं? गॉट इट? आगे चलू अगले क्वेश्चन की तरफ. Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so. जिसमें कि यद्यपि, although क्या कहता है? अपोजिट रीजन. ठीक है, जिसमें कि रिजल्ट उल्टा आ रहा है, जिसमें कि ये बुक्स ज्यादा यूजफुल नहीं है, रिजल्ट उल्टा आ रहा है. आंसर क्या होना चाहिए बेटे? ऑल दो और दो. अपोजिट रीजन शो करते हैं, परंतु इनके पेयर्ड कंजंक्शन कौन सा होता है? येट. वेरी गुड. बट नहीं आएगा. जी हाँ, कौन सा कंजंक्शन होता है इनका पेयर्ड? येट होता है. बट नहीं होता. बट की जगह पर मुझे क्या कर देना चाहिए? येट कर देना चाहिए. क्लियर जी? एक बार बताएंगे. यस मैम क्लियर. किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? आसान है, कर पा रहे होंगे यार. बट नहीं आएगा, ये आएगा. अगला क्वेश्चन. ही हैज लोड्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन. उसके पास बहुत पैसा है, ही विल नॉट, और वो किसी की हेल्प नहीं करता.
वैसे तो ठीक लगता है ऐसे सुनने वनने में तो बात, परंतु बेटा ही हैज लोड्स ऑफ मनी, रीजन है और रिजल्ट क्या है कि ही विल नॉट हेल्प एनीवन, रिजल्ट। पर यार जिसके पास पैसा होता है उसको तो हेल्प करनी चाहिए ना, ये रीजन तो, रिजल्ट तो ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। उसने बहुत मेहनत की, एग्जाम में पास नहीं हुआ, उल्टा हो गया। उसके पास बहुत पैसा है और मैं कहती हूँ वो सबकी मदद करता है, तो सिमिलर बातें हैं। उसके पास बहुत पैसा है पर वो किसी की हेल्प नहीं करता, ये तो ऑपोजिट रिजल्ट है ना। पैसा होता है फिर रिजल्ट ऑपोजिट आ रहा है, तो ऑपोजिट रिजल्ट के लिए कंजंक्शन कौन सा होता है बताओ? बट होता है बेटे, एंड नहीं होता। एंड को हटा दूं, एंड की जगह पर बट लगा दूं, हमारा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी। पर आप देखिए, ठीक है देखो बोलने में फिर ये सेंटेंस ठीक लगेगा, अमीरों के साथ साथ गरीब भी, परंतु हमारा जो फोकस है वो इस बोथ पर है। और जब हम बोथ कह रहे हैं इसका मतलब ये और ये होगा, और ये कौन है? रिच है, द रिच। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो ये तो दो अलग अलग कैटेगरी हैं, दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे एंड का यूज करना चाहिए, तो मैं किसका यूज कर रही हूँ? अलोंग विद का। मैम ठीक तो है बेटे, ठीक नहीं होता, सही पेयरिंग यूज करिए। बोथ का पेयरिंग एंड से होता है, अलोंग विद से नहीं होता। he would not have died when you had helped him in time। वह मरता नहीं अगर तुम समय से उसकी हेल्प कर देते। भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है वैसे तो। कंडीशनल सेंटेंस का एक पेयर होता है, रिजल्ट आता है। यहां पे चेक करिए, वुड हैव डाइड, ये रिजल्ट है, उसका मरना उसका रिजल्ट था, और कंडीशन ये थी कि तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। तो व्हेन नहीं, टाइम नहीं इंडिकेट कर रहे हैं हम। व्हेन की जगह पर अगर हम इफ कर दे, इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, देखो इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, काम हो जाएगा। व्हेन नहीं, कंडीशन है, और कंडीशनल के लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? इफ यूज करना चाहिए बेटा, है ना, इफ आएगा। व्हेन की जगह पर इफ यूज कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM। तो कितनी बार बता चुके हैं, बिटवीन का जो पेयर्ड कंजंक्शन होता है वो एंड होता है। अब भी आप नहीं कर पाए तो वाकई में यार हद हो जाएगी। बिटवीन 4 PM, टू नहीं, एंड का यूज करिए। क्लियर जी? आगे चले, अगला क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। चेक करिए, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि नोट ओनली का पेयर किससे होता है। नोट ओनली का पेयर बेटा बट ऑल्सो से होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि नोट ओनली बट ऑल्सो है क्या। अगर है तो चलो एक बात तो ठीक हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि अगर बट ऑल्सो के बाद आपको चेक करना है, अगर वर्ब है, एडजेक्टिव है, फ्रेज है, तो नोट ओनली के बाद भी वही होगा। कैसे मैम? जैसे कि बेटे यहाँ पर बट ऑल्सो कहाँ है, ये रहा, बट ऑल्सो के बाद क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऊपर क्या है? नोट ओनली के बाद तो वर्ब है, नोट ओनली के बाद तो वर्ब है, उल्टा हो गया। क्या होना चाहिए था नोट ओनली के बाद? इन प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए?
नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज। तो बेटे मैं स्टडीड को हटाकर, यहां से हटाकर आर स्टडीड यहां पर लिख दूं तो बताओ हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। अब ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? स्टडीड को मैं उससे पहले ही लिख देती हूँ, उसके बाद नोट ओनली का प्रयोग कर लेती हूं तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर जी? आगे चलती हूँ। वी शुड नॉट ओनली हेल्प मोहन बट ऑल्सो सोहन। अब इसको तो ठीक कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली का पेयर पहली बात तो बट ऑल्सो से देखना है, बट ऑल्सो के बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सोहन, यहाँ पर नोट ओनली के बाद फिर से वर्ब आ गई, तो आप इसको तो ठीक लिख दीजिए। थोड़ा सा जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। वी शुड नॉट, नोट ओनली सोहन है तो आपको नोट ओनली के बाद मोहन करना है। वी शुड हेल्प को इधर ले आते हैं। वी शुड हेल्प नोट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन। कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? He is eager not only to acquire knowledge but also in access to display it. नोट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से है जी मैम, बट ऑल्सो के बाद देन एक्सियस है, मतलब कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद टू है और टू के बाद V1 है। तो इसका मतलब नोट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए? एक एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1, पर निकला क्या? ओनली टू प्लस V1। इसका मतलब एडजेक्टिव लाना पड़ेगा, इधर उधर होगा। ये रहा ईगर, इस ईगर को अगर मैं वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? ही इज नोट ओनली eager to acquire it knowledge। काम हो जाएगा हमारा। Am I right? We not only obey our parents but also traffic rules। but also के बाद बेटा ऑब्जेक्ट है ट्रैफिक रूल्स, नोट ओनली के बाद वर्ब है तो इस वर्ब को इधर ले आऊं, वी के बाद ओबे लगा दूं, हो जाएगा काम। वी ओबे नॉट ओनली आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो ट्रैफिक रूल्स, आवर पेरेंट्स एंड ट्रैफिक रूल्स, काम हो जाएगा जी। He educated not only his nephew but also set him up in business। but also के बाद बेटा यहाँ पर set him up verb का यूज किया है, ठीक है? तो verb यहाँ पर not only के बाद his nephew आ गया सीधा, तो मुझे verb चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर verb है ना, देखो not only but also के बाद, तो वहां पे भी verb चाहिए। तो इस educated को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, कहिए जी, हो जाएगा जी मैम, वेरी गुड। द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व अस, चलिए सब आप आराम से करिएगा, आसान है। हाउ डू यू से दैट नीदर ही और रमेश हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन? आपको पता है अभी मैंने बताई कि नीदर का पेयरिंग किससे होता है? नोर से होता है। तो ऑलवेज चेक, नीदर है तो पेयरिंग और नहीं होगा, क्या होगा? नोर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नीदर ही और हिज ब्रदर, गलत, नीदर का पेयरिंग नोर से, हिज ब्रदर न्यू, अच्छा ये तो पास्ट है। इधर यू एंड ही, गलत, एंड की जगह पर और। नीदर संजय और राहुल, नहीं, नोर राहुल। नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव गॉन देयर येट। इनमें से बताइएगा कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत है? नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, बेटा ध्यान दीजिए, पहले तो नीदर का पेयरिंग नोर से है मैम, बिल्कुल। फिर ये जो वर्ब है क्या ये हिज फ्रेंड्स के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, तो काम हो गया। आगे देखिएगा, हिज हैज नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, तो मैम यहाँ पर इसका हैव का हैज कैसे हो गया इंटरोगेटिव में? मैंने ये नहीं कहा कि प्लूरल आएगी, मैंने ये कहा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो बेटा ये ही तो नियरेस्ट सब्जेक्ट है ना, तो हैज आएगी, इसमें गड़बड़ क्या है? वैसे तो हमने इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया है, तो जब इसको इंटरोगेटिव बनाया है तो मैम हैव क्यों नहीं लिखा आपने?
क्योंकि नीदर नोर के केस में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये नहीं कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी यहां पर। अब इसके पास तो ही हो गया ना, अगर ही पास है तो हैज आएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।